कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो शानदार जीत होगी। नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 11th के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए आज इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश कोर के मॉडल सेट 2 के वायरल 40 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, एकदम डिटेल के साथ, एकदम बारीकी के साथ। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि अब लगातार इंग्लिश कोर की वीडियोस अपलोड होने वाली है इस चैनल के माध्यम से। तो देर किस बात की, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, जमकर अपने सारे दोस्तों भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप लोग एक एक करके इंस्ट्रक्शंस को देख सकते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 40, यानी प्रश्नों की कुल संख्या कितनी है, 40 है। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होने वाला है। 4 ऑप्शंस आर गिवन, कितने ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको, 4 विकल्प दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, आप लोगों से अपेक्षा किया जाएगा कि आप लोग सबसे सटीक ऑप्शन का चयन करेंगे। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न जो है आप लोग का कंपलसरी है, अनिवार्य है। नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि गलत, अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो आपका एक्स्ट्रा मार्क एकदम नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, यानी आपको 40 के 40 क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एक एक करके 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। देख सकते दोस्तों, पहला क्या लिखा गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी सब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले आप लोगों को पैसेज दिया गया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, यानी दिए गए पैसेज को, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है, ऑल मैन आर नॉट अलाइक, यानी सभी व्यक्ति जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी एक एक लाइन को ध्यान से समझिएगा। ऑल मैन आर नॉट अलाइक, सभी मैन जो है वो एक जैसे नहीं होते हैं। एंड ऑल टीचर्स आर नॉट सिमिलर, और सभी शिक्षक भी एक जैसे नहीं होते हैं। फर्स्ट लाइन में लिखा गया है कि सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, और एंड ऑल टीचर्स आर नॉट सिमिलर, सभी शिक्षक भी एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं लिखा क्या गया है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पैसेज से ही हम लोग डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस से हम लोग पैसेज का एक एक आंसर जो हम लोग खोज के निकालते हैं। चलिए दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चंस देख सकते हैं, कंप्यूटर जी क्वेश्चंस दिखाइए। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया, देखिए, ए टीचर विंस द हार्ट ऑफ स्टूडेंट्स इफ ही इज डैश। क्या लिखा गया दोस्तों, ए टीचर विंस द हार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इफ ही इज डैश। ठीक है, एक शिक्षक छात्रों का दिल जीत लेता है यदि वह डैश हो। ठीक है, इसका आंसर आप लोग को दिखा सकते हैं 4th लाइन में। ठीक है, देखिए पैसेज के 4th लाइन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। पैसेज के 4th लाइन में आप लोग देख सकते हैं, यहां पर लिखा गया है, ए टीचर, ठीक है, ए टीचर इंस्टेंटली विंस द हार्ट ऑफ हिज स्टूडेंट्स। ठीक है, कैसे, यदि उसका पास मैन ऑफ नॉलेज है, अगर वो क्या है, मैन ऑफ नॉलेज हो। ठीक है, अगर उनके पास ज्ञान अच्छा हो, अगर वो ज्ञानी हो, तो वो किसी भी स्टूडेंट्स का दिल जीत सकता है। ठीक है, यहां पर लिखा गया ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ ही मतलब यहां पर टीचर की बात किया गया, ही इज अ मैन ऑफ नॉलेज, ही इंस्टेंटली विंस द हार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर वो मैन ऑफ नॉलेज हो, अगर वो अच्छा ज्ञाता होगा, तो वो किसी भी स्टूडेंट्स का दिल जीत सकता है। तो यहां पर आंसर मिल गया ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मैन ऑफ नॉलेज। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन सी, ए मैन ऑफ नॉलेज। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं क्या लिखा गया है, ऑल मैन आर नॉट डैश। ठीक है, ऑल मैन आर नॉट डैश, सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते। इसका आंसर मैंने आप लोगों को फर्स्ट लाइन में ही समझाया था। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ ना, ऑल मैन आर नॉट अलाइक, लिखा हुआ ना, ऑल मैन आर नॉट अलाइक, यानी सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। तो अलाइक जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर हम लोग को ऑप्शन ए को टिक करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा गया है, टीचर शुड ओवरलुक, टीचर शुड ओवरलुक। ठीक है, शिक्षक को अनदेखा करना चाहिए। क्या अनदेखा करना चाहिए, इसका आंसर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड पारा में। ठीक है, देखिए सेकंड पारा में आपको मिल जाएगा। देखिए लिखा हुआ ना, टीचर को क्या ओवरलुक करना चाहिए, टीचर शुड ओवरलुक माइनर एरर्स। ठीक है, छोटी मोटी गलतियों को अनदेखा करना चाहिए। याद रखिएगा, टीचर को छोटी मोटी गलतियों को अनदेखा करना चाहिए। तो यहां पर माइनर एरर्स जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए माइनर एरर्स इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, ऑल टीचर आर नॉट डैश, ठीक है, ऑल टीचर आर नॉट डैश, ये भी जो मैंने आपको समझाया था फर्स्ट ही पारा के सेकंड लाइन में मैंने समझाया था कि सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, तो सभी टीचर भी एक जैसे नहीं होते हैं। चलिए इसका भी आंसर आप लोग को खोज के दिखा सकते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है ऑल टीचर्स आर नॉट सिमिलर, ठीक है, ऑल टीचर्स आर नॉट सिमिलर, सभी जो है टीचर्स एक जैसे नहीं होते, तो सिमिलर मिल गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सिमिलर इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, पूछा क्या गया है, ए टीचर शुड बी डैश, एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए, एक टीचर को कैसा होना चाहिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए खोजते हैं, ठीक है, देखिए ए टीचर शुड बी, देखिए यहां पे मिल जाएगा आपको, यहां पर देखिए ए टीचर शुड बी अफेक्शनेट, हेल्पफुल, इंपार्शियल, केयरिंग एंड लार्ज हार्टेड, ठीक है, एक शिक्षक को क्या क्या होना चाहिए, अफेक्शनेट होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए, इंपार्शियल होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए और लार्ज हार्टेड होना चाहिए। इतना सारा ऑप्शन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस में, देखिए सारा का सारा ऑप्शन जो है यहां पर मैच कर रहा है। एक टीचर को हेल्पफुल भी होना चाहिए, मददगार होना चाहिए, अफेक्शनेट होना चाहिए, इंपार्शियल होना चाहिए, एकदम निष्पक्ष होना चाहिए, केयरिंग नेचर होना चाहिए, लार्ज हार्टेड यानी बड़ा दिल वाला, एकदम खुले दिल वाला होना चाहिए। तो सारा का सारा ऑप्शन जब करेक्ट लग रहा है तो सबका फेवरेट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मैंने पैसेज का सारा क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिया, ठीक है, आसानी से खोज के, इस तरह से आप लोग को खोज के सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को करेक्ट करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, नोट मेकिंग से ये क्वेश्चन है। इन नोट मेकिंग, क्या क्वेश्चन है, इन नोट मेकिंग वी शुड अवॉइड, जब हम लोग नोट मेकिंग करेंगे, ठीक है, जब हम लोग नोट मेकिंग करेंगे तो हम लोग को किस चीज से बचना चाहिए, किसको हम लोग को नजरअंदाज करना चाहिए जब हम लोग नोट मेकिंग करेंगे, तो लॉन्ग सेंटेंस, याद रखिएगा ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर। जब भी हम लोग नोट्स बनाएंगे, नोट मेकिंग करेंगे, तो हम लोग को नोट मेकिंग बनाते टाइम एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, हम लोग को सेंटेंस में नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, नोट मेकिंग कभी भी सेंटेंस में नहीं लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लॉन्ग सेंटेंसेस, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया, समरी राइटिंग से क्वेश्चन है, ए समरी शुड नॉट एक्सीड डैश ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन पूछा गया, जब आप समरी बनाएंगे तो उसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो कितनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी एक पैसेज दे दिया गया, सपोज दैट मान लीजिए एक पैसेज दे दिया गया, ठीक है, कितने वर्ड्स का पैसेज दे दिया गया आपको, 600 वर्ड्स का पैसेज दिया गया, और उस पैसेज का आपको समरी लिखना है, तो आप कितने वर्ड्स का लिखिएगा, आप सही पता होना चाहिए, 1/3 इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा 1/3 इज द करेक्ट आंसर। सर इसको समझाइए, देखिए मैं समझा देता हूं। 1/3 मतलब होता है आपको 3 से भागा देना है, ठीक है। मान लीजिए आपका जो पैसेज है वो कितने वर्ड्स का है, 600 वर्ड्स का है, तो ठीक है 3 से डिवाइड दे दीजिए, कितना हो जाएगा 200, ठीक है। तो 200 वर्ड्स का आपको समरी लिखना है, पूरा 600 का 600 लिखिएगा तो वही टेक्स्ट का 2 कॉपी हो जाएगा, वही पैसेज आपका 2 कॉपी हो जाएगा, आपको 2 कॉपी नहीं लिखना है, ठीक है। पूरा पैसेज से छाट के आपको समरी कितने वर्ड्स का लिखना है, 200 वर्ड्स का, यानी 1/3 इज द करेक्ट आंसर। इसको याद कर लीजिएगा, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 8 की ओर। लेटर राइटिंग से क्वेश्चन है, वो भी लेटर टू द एडिटर से, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, लेटर्स टू द एडिटर जनरली स्टार्ट्स विथ डैश, ठीक है। जब आप लेटर लिखते हैं एडिटर को, यानी संपादक को जो आप लेटर लिखते हैं, उसकी शुरुआत किससे की जाती है, आप लोग याद रखिए दोस्तों, फॉर्मल लेटर हो चाहे लेटर टू द एडिटर हो, इसकी शुरुआत हमेशा सेंडर्स एड्रेस के साथ की जाती है। याद रखिएगा किसके साथ की जाती है, सेंडर्स एड्रेस के साथ लेटर टू द एडिटर, या फिर कोई भी फॉर्मल लेटर हो उसकी स्टार्ट किससे की जाती है, सेंडर्स एड्रेस के साथ की जाती है। इसको कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देख सकते हैं इन ए फॉर्मल लेटर, आ गया ना फॉर्मल लेटर, ठीक है। लेटर टू द एडिटर भी एक फॉर्मल लेटर है। लेटर फॉर्मल और इनफॉर्मल दो टाइप की होती है, ठीक है। एक होती है औपचारिक पत्र, एक होती है अनौपचारिक पत्र, ठीक है। तो इनफॉर्मल लेटर में क्या क्या आ जाता है, आप सभी पता होना चाहिए। इनफॉर्मल लेटर जो आप फ्रेंड्स को लिखते हैं, मम्मी को लिखते हैं, पापा को लिखते हैं, चाचा को लिखते हैं, तो ये सब लेटर्स जो है वो इनफॉर्मल लेटर होती है। यहां पे क्वेश्चन है इन ए फॉर्मल लेटर टू द एडिटर द कंप्लीमेंट्री क्लोज शुड बी डैश, ठीक है। जब आप एक संपादक को औपचारिक पत्र लिखते हैं तो कंप्लीमेंट्री क्लोज में आप क्या लिखते हैं, कंप्लीमेंट्री क्लोज जब आप एंड करते हैं इस तरह करके तो आप क्या लिखते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये लविंग वगैरह मत दीजिएगा, ये सब इनफॉर्मल का निशानी है, ठीक है। जब आप एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो आपको क्या देना चाहिए, योर्स ट्रूली, क्या योर्स ट्रूली इज द करेक्ट आंसर।
अगर योर्स ट्रूली ना मिले तो आप योर्स फेथफुली लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, योर्स ट्रूली इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 10 की ओर। देख सकते हैं क्वेश्चन 10 में क्या पूछा गया है। रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन एज डैश, ठीक है। रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट, किसी भी घटना का आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो किस प्रकार की जाती है, वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन द्वारा की जाती है, ठीक है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 11 की ओर। क्वेश्चन 11 आप लोग देख सकते हैं, द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन डैश। रिपोर्ट हमेशा किस में लिखी जाती है दोस्तों, आप सही पता होना चाहिए, सीक्वेंशियल मैनर में लिखी जाती है। याद रखिएगा, सीक्वेंशियल मैनर में हमेशा रिपोर्ट लिखी जाती है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन इमीडिएट पास्ट फॉर्म, याद रखिएगा, इमीडिएट पास्ट फॉर्म पे लिखी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 12 आर्टिकल राइटिंग से क्वेश्चन है, ठीक है। आर्टिकल इज अ डैश, ठीक है। ये जो आर्टिकल है वो क्या है दोस्तों, आप सही पता चाहिए। आर्टिकल जो होता है वो लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग होता है, कभी भी शॉर्ट पीस नहीं होता, याद रखिएगा। आर्टिकल कैसा होता है, याद रखिएगा, लॉन्ग पीस होता है, लंबा होता है, ठीक है। तो लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग होता है आर्टिकल राइटिंग। कैसा राइटिंग होता है, लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 13 की ओर। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन 13 में क्या पूछा गया, आर्टिकल राइटिंग इज मींट फॉर डैश, ठीक है। ये जो आर्टिकल राइटिंग होता है वो उसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, आप सही पता होना चाहिए, वो एक लार्ज ग्रुप ऑफ रीडर्स के लिए होता है। आर्टिकल राइटिंग जो है वो लॉन्ग राइटिंग होता है, लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग होता है, और वो लार्ज ग्रुप के लिए होता है। याद रखिएगा, किसके लिए होता है, लार्ज ग्रुप ऑफ रीडर्स के लिए होता है, ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। इस तरह का जो सेंटेंस है ये जंबल सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, जंबल सेंटेंस कहलाता है। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर गिवन जंबल सेंटेंस। याद रखिएगा, दिए गए अव्यवस्थित वाक्य के लिए वैज्ञानिक रूप से आपको सही वाक्य चुनना है, ग्रामेटिकली आपको करेक्ट करना है, ठीक है। उसका सेंस भी होना चाहिए। जब आप सेंटेंस लिखेंगे तो वो जो है ग्रामेटिकली आपको सही लिखना होगा, ठीक है। जैसे आपको पहले सब्जेक्ट लगाना होगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना होगा, इस तरह आपको ध्यान में रखकर आपको ये सेंटेंस को एकदम व्यवस्थित रूप से आपको सजाना होगा, ठीक है। देखिए टुकड़ों टुकड़ों में दिया गया, कहीं फ्रेंड्स लगा दिया, आई लगा दिया, माई, वेयर, ग्रैंडमदर एंड गुड, ये सबको सजा के आपको अच्छे से लिखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। पहले आपको लगाना होगा माई, उसके बाद ग्रैंडमदर, यानी माई ग्रैंडमदर एंड आई वेर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। मेरी दादी और मैं अच्छे दोस्त थे। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए क्या लिखा गया है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर गिवन जंबल सेंटेंस। ये भी वही टाइप का क्वेश्चन है, जंबल सेंटेंस से आपको सजाना होगा, ठीक है। तो कैसे सजाएंगे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। पहले आपको लगाना होगा द पुलिस, ठीक है, द लगाइए, उसके बाद पुलिस लगाइए, उसके बाद कॉट, उसके बाद टू थीव्स यस्टरडे, ठीक है। यानी पुलिस ने कल 2 चोरों को पकड़ा, ये सही होगा, ठीक है। याद रखिएगा, पुलिस ने कल 2 चोरों को पकड़ा। यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ द टू थीव्स कॉट पुलिस, 2 चोर पुलिस को पकड़ा, ये तो सेंटेंस बिल्कुल गलत लग रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द पुलिस कॉट टू थीव्स यस्टरडे। ये ऑप्शन ए जो है वो एकदम सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन 16 आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया, 2 and 2-4। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 and 2। यहां पर एंड देखकर जो है आप 2 मत समझिए, ये 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है। 2 और 2 4 होते हैं, सिंगुलर का काम कर रहा है, ठीक है, यूनिट की तरह। तो यहां पर जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इज। क्या हो जाएगा, इज इज द करेक्ट आंसर। 2 and 2 is 4, याद रखिएगा, 2 and 2 is 4। क्लियर। अगर इज नहीं रहता तो यहां पर आप लोग करेक्ट करके आता है मेक्स। क्या, 2 and 2 makes 4, ठीक है। जैसे ब्रेड एंड बटर आप लोग सुने होंगे, ब्रेड एंड बटर, ये ब्रेड एंड बटर जो है वो एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, एक ही चीज है, ब्रेड के ऊपर ही बटर है, तो उसको आप सिंगुलर समझिएगा और इज लगा कर आइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 की ओर। आई डैश ए लेटर व्हेन द बेल रैंग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा मैं पत्र लिख रहा था तभी घंटी बजी, ठीक है। मैं पत्र लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग ए लेटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई वॉज राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिख रहा था, ठीक है। तभी क्या होता है, घंटी बज जाती है, ठीक है। मैं पत्र लिख रहा था तभी घंटी बजी, आई वॉज
राइटिंग ए लेटर व्हेन द बेल रिंग। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सुप्रिया डैश फॉर ओवर एन आवर। जब भी आपको क्वेश्चन में फॉर या फिर सिंस देखने को मिल जाए, जब भी आपको ऑप्शन में फोर ऑब्लिक सिंस देखने को मिल जाए, तब आप लोग टिक कीजिएगा हैज बीन प्लस हैव बीन प्लस बिफोर। याद रखिएगा हैज बीन प्लस, ठीक है, याद रखिएगा या तो हैज बीन होगा या तो हैव बीन होगा, तो आप सब्जेक्ट को देखकर हैज या हैव लगा सकते हैं। तो सुप्रिया के साथ क्या लगेगा, हैज बीन प्लेइंग। ठीक है, तो सुप्रिया हैज बीन प्लेइंग फॉर ओवर एन आवर। सुप्रिया 1 घंटे से अधिक समय से वहां पर क्या कर रही है, खेल रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। आई डैश स्विम, स्विम मतलब तैरना। ठीक है, तो मैं तैर सकता हूं या मैं तैर सकती हूं। ठीक है, तो यहां पर 100% का बात किया जा रहा है। जब भी कोई काम 100% आप कर सकते हैं, आप एबल हो 100% करने का, तो आप क्या लगा सकते हैं, कैन लगाइएगा। ठीक है, आई कैन स्विम, आई कैन जंप, ये सब लगाइएगा। ठीक है, जो काम आप 100% कर सकते हैं उसके लिए कैन लगाइएगा। ठीक है, मान लीजिए एक बच्चा डूब रहा है नदी में, तो वहां पर पूछा जाएगा आप लोग कोई तैर सकते हैं, तो जो बच्चा तैर सकता है वही ना वो कूदेगा, नहीं तो वो भी डूबेगा। तो ये काम आप लोग 100% कर सकते हैं, तभी कैन लगाइएगा। आई कैन स्विम, मैं एकदम तैर सकता हूं। ठीक है, 100% तैर सकता हूं, तभी कैन लगता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया। चलिए यहां पर लिटरेचर से क्वेश्चन है और ये जो है आप लोग का पोएट्री सेक्शन से क्वेश्चन है। ठीक है, पहला ही पोएम है ए फोटोग्राफ। ठीक है, तो हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, यानी जो है इस कविता के कवि कौन है, किस कविता के, ए फोटोग्राफ पोएम के पोएट कौन है दोस्तों, आप सही पता होना चाहिए। सैली टॉल्सन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग जो जब इस पोएम को पढ़िएगा ए फोटोग्राफ, उसमें 3 है। ठीक है, 3 लड़की है, एक सबसे टॉल लड़की है, उसके साइड में 2 छोटी छोटी लड़की है, एक का नाम है डोली, एक का नाम बेटी। ठीक है, और ये सबसे जो टॉल गर्ल है वही पोएट की मम्मी है। ठीक है, अच्छे से पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ऑप्शन जो बी है वो सैली टॉल्सन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, द लेवनम टॉप, बहुत अच्छा पोएम है, पढ़िएगा। ठीक है, अब मैं जरूर पढ़ाऊंगा। आप लोग अगर डिमांड करते हैं, ठीक है, पार्ट बाय पार्ट, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर सारा सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, एक एक चैप्टर को डिटेल के माध्यम से समझाइए, मैं जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पर डिमांड करते हैं। व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द लेवनम टॉप। ठीक है, ये जो द लेवनम टॉप जो कविता है उसमें दिन के किस समय का वर्णन किया गया। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग का बात किया गया या फिर आफ्टरनून या फिर इवनिंग या फिर नाइट, आप सही पता होना चाहिए। जब आप लोग पोएम को पढ़िएगा, ठीक है, तो उसमें आफ्टरनून का बात किया गया। द लेवनम टॉप जो कविता पढ़िएगा उसमें किस पहर का बात किया गया है, दोपहर का बात किया गया है, आफ्टरनून का। ठीक है, द लेवनम टॉप कविता में किस मंथ यानी महीने का उल्लेख किया गया। ठीक है, बताइए किस मंथ का उल्लेख किया गया, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है होमवर्क के रूप में। चलिए बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, ये जो द लेवनम टॉप जो कविता है उसमें किस मंथ का जिक्र किया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और द लेवनम टॉप के कवि का नाम भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। द पोएट वाल्ट व्हिटमैन आस्क अ क्वेश्चन एंड हु आर्ट दो, व्हाट डज दो रिफर टू। यहां पे जो कवि है वाल्ट व्हिटमैन, ठीक है, यहां पे जो कवि है वाल्ट व्हिटमैन, वो एक क्वेश्चन पूछते हैं। क्या क्वेश्चन पूछते हैं, एंड हु आर्ट दो, और तुम कौन हो, यानी हु आर यू। यहां पर आर्ट का मतलब है आर, यहां पर दो का मतलब है यू। ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर कवि जो है क्वेश्चन पूछते हैं एंड हु आर्ट दो, तुम कौन हो। यहां पर दो का मतलब यू का मतलब कौन है, यहां पर यू कौन है, किससे कवि क्वेश्चन पूछता है, तो कवि क्वेश्चन पूछता है रेन से, जिसको हम सावर भी कहते हैं। द सावर या फिर रेन जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, कवि गिरती हुई बारिश की बौछार से पूछा कि तुम कौन हो। सबसे स्ट्रेंज वाली बात, सबसे विचित्र सी बात कि यहां पर जो है गिरती हुई बौछार ने आंसर दिया, यानी बारिश ने यहां पर रिप्लाई दिया पोएट के क्वेश्चन का। क्या, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। क्या रिप्लाई दिया गया, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं धरती की कविता हूं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया, हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड, यानी नरक और स्वर्ग। हेल का मतलब होता है नरक और हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। ठीक है,
कहां पर पाए नहीं जाते हैं? तो याद रखिएगा, जब आप जियोग्राफी बुक्स पढ़ेंगे तो वहां पर जियोग्राफी बुक्स में हेल और हेवन का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, इन जियोग्राफी बुक्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और आप लोगों को पता होना चाहिए, जब आप लोग पढ़ेंगे चाइल्डहुड पोएम, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है चाइल्डहुड पोएम से लिया गया है, ठीक है। जब आप चाइल्डहुड पोएम पढ़ेंगे तो वहां पर एक क्वेश्चन आता है कि कोई अपना खोया हुआ जो चाइल्डहुड है यानी बचपन कहां पा सकता है? एक शिशु के फेस पर, एक इन्फेंट के फेस पर, ठीक है, एक नवजात शिशु के फेस पर कोई भी अपना खोया हुआ बचपन पा सकता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा कविता है, जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है, आप लोग डिमांड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग देख सकते दोस्तों, पूछा क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है द फादर इज रेडी टू डैश, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है फादर टू सन कविता से लिया गया। द फादर इज रेडी टू डैश, ये जो पिता है वो क्या करने को तैयार है? वो अपने बच्चे को माफ करने को तैयार है। फॉरगिव हिम इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर याद कर लीजिएगा। फादर टू सन कविता जब आप पढ़िएगा ना, वहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर टू सन कविता के अनुसार कौन अजनबियों की तरह यानी स्ट्रेंजर्स की तरह बात करते हैं? फादर और सन, याद रखिएगा, फादर एंड सन। ये क्वेश्चन पूछा गया ऑलरेडी। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर देख सकते, पूछा क्या गया है। Why did the grandmother not accompany the author to his school in the city? ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, दादी लेखक के साथ शहर में उसके स्कूल क्यों नहीं जाती थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी, द ऑथर द ऑथर नाउ वेंट टू स्कूल इन ए मोटर बस, यानी अभी जो लेखक है वो शहर में मोटर बस से स्कूल जाता है। याद रखिएगा, ये कहानी आपको अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका हूं, ठीक है। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी ऑलरेडी इस चैनल के माध्यम से मैंने अपलोड किया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसका टॉप वायरल 30 क्वेश्चन मैंने अपलोड किया है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाया है, पूरा स्टोरी को अच्छे से मैंने समझाया है। ये जो लेखक है, ठीक है, दादी के साथ जब गांव में रहती थी तो साथ साथ स्कूल जाया करती थी, ठीक है। दादी स्कूल साथ इसलिए जाती थी क्योंकि स्कूल के जस्ट बगल में क्या था? टेंपल अटैच था, एक मंदिर अटैच था। लेकिन जब ये लोग शहर में शिफ्ट हुआ तो शहर लेखक जो है वो किससे स्कूल जाने लगा? मोटर बस से स्कूल जाने लगा था, ठीक है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा कि दादी लेखक के साथ स्कूल क्यों नहीं जाया करती थी सिटी में, शहर में? क्योंकि ये जो स्कूल है, ऑथर जो है वो मोटर बस से जाया करते थे। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया है? वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी जैक बोर्ड में ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ये जो लेखक है अपना बचपन कहां बिताया दोस्तों? ये लेखक जो है अपना बचपन बिताया है अपने दादी के साथ गांव में। याद रखिएगा, खुशवंत सिंह, यहां पर लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। वो अपना जो चाइल्डहुड है, बचपन जो है वो कहां बिताया है? इन द विलेज विथ हिज ग्रैंड मदर, गांव में अपने दादी के साथ। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 27 देख सकते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा क्या गया है? हु accompanied द राइटर इन हिज राउंड द वर्ल्ड वॉयज? ठीक है, यानी लेखक के साथ, ठीक है, पूरा विश्व में समुद्री यात्रा करने के लिए कौन कौन साथ में गया था? ठीक है, तो आप सही पता होना चाहिए कौन कौन गया था। उनकी बेटी सुजेन, ठीक है, उनकी वाइफ मैरी, उनके बेटे जॉन यानी जोनाथन, यानी सारे के सारे गए थे। तो वो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ देम। याद रखिएगा, बेटी सुजेन ये कितने साल की थी? ये 7 साल की थी, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेटी का उम्र कितना हो रहा था? 7 इयर्स, ठीक है। बेटा जो जोनाथन है, जो जॉन है, उनका उम्र कितना हो रहा था? 6 साल का। ये जो याद रखिएगा, ये जो राइटर है, ठीक है, ये कौन था? ये था 37 इयर्स, 37 इयर्स ओल्ड बिजनेसमैन थे। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है? 200 इयर्स एगो, 200 साल पहले की बात है, ठीक है। 200 इयर्स एगो, 200 साल पहले, द वर्ल्ड वॉयज वॉज मेड बाय डैश, ठीक है, किसके द्वारा विश्व यात्रा किया गया था? 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा, ठीक है। किनके द्वारा किया गया था? कैप्टन जेम्स कुक, ठीक है। आप लोग को बताना होगा, ठीक है, उस स्पेशल बोट का नाम क्या है? ठीक है, उस स्पेशल बोट का नाम क्या है जिसमें सवार होकर लेखक जो है विश्व यात्रा करने निकले थे? आप लोग को उस स्पेशल बोट का नाम बताना है। चलिए उस बोट का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और उस बोट का लेंथ बताना है। लेंथ मतलब लंबाई बताना है, ठीक है, और आपको वेट भी बताना है, वजन भी कितना था।
आपको वेट भी बताना है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जाता है। पहले आपको उस स्पेशल बोट का नाम बताना है, उस बोट की लंबाई भी बताना है, उस बोट का जो है वजन यानी वेट कितना था ये भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, हु डिस्कवर्ड किंग टूट्स टोम, ठीक है। हु डिस्कवर्ड किंग टूट्स टोम यानी जो है राजा टूट की जो है मकबरे की खोज, कब्र की खोज किसने की थी? तो आप सही पता होना चाहिए, हावर्ड कार्टर ने की थी। किसने की थी? हावर्ड कार्टर ने की थी। याद रखिएगा ये जो हावर्ड कार्टर है ये एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। याद रखिएगा ये हावर्ड कार्टर कौन थे? ये एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने टूट के कब्र की खोज की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, हु डिस्कवर्ड किंग टूट्स टोम इन 1922। चलिए वही क्वेश्चन है, यहां पर खाली डेट साल दिया गया है कि किसने टूट के कब्र की खोज 1922 में की थी। तो ये याद कर लीजिएगा किसने की थी, आप सही पता होना चाहिए, हावर्ड कार्टर ने की थी। कब की थी? 1922 में की थी। याद रखिएगा हावर्ड कार्टर ने 1922 में टूट के टोम की खोज की थी। ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 31, प्रोफेसर गायटोंडे। प्रोफेसर गायटोंडे जो है इंटर्ड फॉब्स बिल्डिंग टू मीट हिज डैश। ये जो प्रोफेसर गायटोंडे है अपने डैश से मिलने के लिए फॉब्स बिल्डिंग में दाखिल हुए, प्रवेश किए। किससे मिलने के लिए गए थे प्रोफेसर गायटोंडे? वो अपने बेटे के साथ मिलने गए थे, ठीक है। बेटे का नाम क्या था? मिस्टर बिनय गायटोंडे। याद कर लीजिएगा बेटे का नाम क्या था? बिनय। याद कर लीजिएगा, ठीक है। अपने बेटे से मिलने के लिए गए थे। बेटे को हम लोग क्या कहते हैं? सन। टू मीट हिज सन, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये जो प्रोफेसर गायटोंडे है जिनका नाम था गंगाधर पंत गायटोंडे, किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे ये भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये जो प्रोफेसर गायटोंडे है वो किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, होर इज सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ डैश। होर किसके तट पर स्थित है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों लेक मानसरोवर। क्या हो जाएगा दोस्तों? लेक मानसरोवर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 आप लोग देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। द ऑथर बिगिंस द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज जर्नी टू सिल्क रोड फ्रॉम ए प्लेस कॉल्ड डैश, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये जो लेखक है सिल्क रोड की अपनी यात्रा का वर्णन एक स्थान से शुरू किया है, उस स्थान का नाम क्या है? उस स्थान का नाम है राबू। याद कर लीजिए क्या नाम है दोस्तों? राबू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहां पर एक कोरा वर्ड आया है। कोरा का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। कोरा किससे कहते हैं यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कोरा मीन्स द होली पिलग्रिमेज टू माउंट कैलाश। याद रखिएगा कोरा का अर्थ होता है कैलाश पर्वत की पवित्र तीर्थ यात्रा। कोरा का मतलब क्या होता है? कैलाश पर्वत, ठीक है। कैलाश पर्वत की पवित्र तीर्थ यात्रा को कोरा वर्ड से जाना जाता है, ठीक है। कोरा को पूरा करने के लिए लेखक कहां गया था? माउंट कैलाश गया था। कहां गया था? माउंट कैलाश गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, वेयर डिड मिसेस डॉर्लिंग लिव, ठीक है। द एड्रेस चैप्टर आप पढ़िएगा तब आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। एड्रेस ही पूछा गया कि मिसेस डॉर्लिंग जो है वो कहां रहती थी, ठीक है। एड्रेस का नाम पूछा गया था। एड्रेस का हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, एट हाउस नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट, ठीक है। याद रखिएगा एट हाउस नंबर 46 ये एड्रेस का नाम है। एट हाउस नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लेखिका कितने बार मिसेस डॉर्लिंग के घर गई थी? 2 बार गई थी। कितने बार गई थी? ट्वाइस। याद रखिएगा TWICE, 2 बार गई थी। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स यानी चैप्टर 1 का ही पहला क्वेश्चन है, ठीक है। हु वाज जॉन बीरो। ये जो जॉन बीरो है ये कौन थे दोस्तों? ये एक फार्मर थे। याद रखिएगा जॉन बीरो जो है ये व्हाइट हॉर्स के ऑनर थे, मालिक थे। जो क्या थे दोस्तों? एक फार्मर थे। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। वेयर डिड अरम एंड मुराद हाइड द स्टॉलन व्हाइट हॉर्स। वेयर डिड मतलब कहां, ठीक है। अरम और मुराद ने चोरी किया हुआ सफेद घोड़ा कहां छुपाया था दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इन ए डिजर्टेड वाइन यार्ड। इन ए डिजर्टेड वाइन यार्ड इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, ठीक है। कहां पर छिपाया था? ठीक है, सुनसान अंगूर के बागान पे छिपाया हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा अरम जो है वो 9 साल का था। अरम कितने साल का था? 9 साल का था, ठीक है। और ये जो मुराद है ये कितने साल का था? 13 साल का था, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 37 की ओर। द नेम ऑफ मिसेस पियर्सन हस्बैंड इज डैश, ठीक है। जो श्रीमती जो पियर्सन है उनके पति का नाम क्या है? तो पति का नाम है जॉर्ज, ठीक है। ठीक है, जॉर्ज क्या है? जॉर्ज
पियर्सन इज द करेक्ट आंसर। बेटा का नाम क्या है ये आप लोग कमेंट बताना है, और बेटी का नाम क्या है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। मिसेस पियर्सन के हस्बैंड का नाम तो मैंने आप लोग को बता दिया, जॉर्ज। बेटा और बेटी का नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन 38 में पूछा क्या गया है, व्हाट मेड डॉक्टर मैनसन हॉरिफाई एट द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चे के जन्म पर डॉक्टर मैनसन ने को किस बात ने भयभीत कर दिया था। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, द चाइल्ड वाज लाइफलेस। ठीक है, जब बच्चा जन्म लिया था दोस्तों उस बच्चे में कोई जान नहीं था। द चाइल्ड वाज लाइफलेस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिए ये जो एंड्रू मैनसन है, जिनका नाम है डॉक्टर मैनसन, ठीक है, एंड्रू मैनसन जो प्रोफेशन से एक डॉक्टर थे। और चैप्टर का नाम आप सभी पता होना चाहिए, चैप्टर 5 है बर्थ। क्या चैप्टर का नाम है, बर्थ। इसी में एक बच्चा का जन्म हुआ जिसका पहले जीवन नहीं था, लेकिन बाद में लेखक जो है ये जो डॉक्टर मैनसन है उसमें जान लाता है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 39 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द ऑथर द टेल ऑफ मेलन सिटी इज डैश। ये जो द टेल ऑफ मेलन सिटी है उसके ऑथर लेखक कौन है, आप सही पता होना चाहिए, विक्रम सेठ है। कौन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन 40 क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय विक्रम सेठ। विच ऑफ द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित में से विक्रम सेठ के द्वारा लिखा क्या गया है, द टेल ऑफ मेलन सिटी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आप लोग बताइएगा, ए फोटोग्राफ के पोएट का नाम क्या है, द लेवनम टॉप के पोएट का नाम क्या है, चाइल्डहुड के पोएट यानी कवि का नाम क्या है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये तो दोस्तों आज का वायरल टॉप 40 क्वेश्चंस जो आप लोग का मॉडल सेट 2 है, ठीक है, उसका क्वेश्चंस है कंप्लीट सॉल्यूशन। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जमकर अपने सारे दोस्तों भी शेयर कीजिएगा। और कौन कौन से चैप्टर का, कौन कौन से सब्जेक्ट का आप लोग वीडियोस चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।